छात्रों, आज हम सब भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ेंगे। तो देखिए, जो भारतेंदु युगीन साहित्य है ये 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है और आधुनिकता के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और नवजागरण के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि आधुनिक काल का जो श्री गणेश हुआ वो भारतेंदु युग से ही प्रारंभ होता है। आधुनिक काल के नाम के संबंध में भी विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार नाम सुझाव दिए हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह गद्य काल है, इसीलिए शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी। मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल कहा। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये दोनों विद्वानों ने आधुनिक काल नाम दिया। तो ध्यान से देखिए छात्रों कि आधुनिक हिंदी जो काव्य का प्रथम चरण है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र से आरंभ होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के संबंध में हम सब कुछ समझ लें, जान लें। तो देखिए, इनका जन्म, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था और भारतेंदु जी के पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था, उपनाम गिरधर दास। और ये इनके पिताजी जो है एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे, विद्यानुरागी थे। इसका प्रभाव इन पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर बहुत अधिक पड़ा। हरिश्चंद्र के संदर्भ में कहा जाता है कि मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को एक दोहा बनाकर सुनाया था। लय ब्योढ़ा ठाढ़े भये, लय ब्योढ़ा ठाढ़े भये, श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। इस दोहे को सुनते ही इनके पिता ने इनको एक अच्छे कवि बनने का आशीर्वाद दिया। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र कुछ दिनों बाद अकेले हो गए। उसका कारण क्या था कि बचपन में माता पिता का स्वर्गवास हो गया। इस कारण इनको शिक्षा का अनुकूल वातावरण नहीं मिल सका। इन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और इनकी प्रतिभा इतनी शक्तिशाली थी कि मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बांग्ला से विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। छात्रों, एक बात अवश्य ध्यान दीजिए आप लोग कि इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी। काशी के पत्रकारों ने भारतेंदु की उपाधि से इनको सम्मानित किया था क्योंककि ये बहुत प्रतिभाशाली थे। तो इस तरह भारतेंदु अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील की और ग्राम गीतों के संकलन की योजना भी प्रकाशित की थी इसी पत्रिका में। यह पत्रिका साहित्य के साथ ही समाचार और राजनीति की भी पत्रिका थी। इसी क्रम में आगे चलकर 1 सितंबर 1873 ईस्वी से यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। देखिए, ये जो कविवचन सुधा नामक पत्रिका थी ये पाक्षिक पत्रिका थी, क्योंकि पाक्षिक पत्र का ये संपादन जो उन्होंने आरंभ किया था बाद में 1873 में यही कविवचन सुधा पत्रिका साप्ताहिक हो गई। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में। और 1873 ईस्वी में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया।
बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। और ध्यान रखिए कि इस पत्रिका का प्रकाशन इतना महत्वपूर्ण था कि भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। स्वयं भारतेंदु ने 1873 में स्वयं भारतेंदु जी ने लिखा था कि हिंदी नई चाल में ढली। कब? 1873 में। इसी को हरिश्चंद्री हिंदी भी कहा जाता है। प्रश्न कई बार पूछा है, ध्यान रखिए बच्चों, इसी को हरिश्चंद्री हिंदी भी कहा जाता है। तो देखिए भारतेंदु जी जो है वो राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह के बीच का रास्ता अपनाते हैं, इसीलिए मध्यम मार्ग के वो पक्षपाती थे। न राजा शिव प्रसाद के समर्थक थे न राजा लक्ष्मण सिंह के। वो इन दोनों से बचते हुए मध्यम मार्ग अपनाते हैं। भारतेंदु जी का जो व्यक्तित्व था बहुत उदारता पूर्वक था और इनसे बहुत से लोग आकर्षित होते थे, लोकप्रिय थे। इसी के कारण इनके आसपास एक लेखकों का अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया। अब यह प्रश्न पूछ सकता है कि भारतेंदु मंडल में कितने लेखक थे, तो आप लोग जानिए कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्ण दास आदि ये प्रमुख थे। तो कह सकते हैं कि भारतेंदु जी सही अर्थ में आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता थे। भारतेंदु जी जो है आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता थे और ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित वैष्णव थे और वाह्याडंबरों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। मतलब वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे लेकिन वाह्याडंबरों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, जबकि महारानी विक्टोरिया की ये प्रशंसा करते थे, लेकिन अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध थे। ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की कुल 35 वर्ष की अल्पकालिक अवस्था में सन 1885 ईस्वी में इनके इहलौकिक लीला समाप्त हो गई, अर्थात स्वर्गवासी हो गए। और सन 1873 में, जैसा कि आप उनके प्रतिभा से सब परिचित हैं, उन्होंने लिखा ही था कि हिंदी नए चाल में ढली, अर्थात हिंदी में एक नया परिवर्तन आया। कविता को अश्लील श्रृंगार के कीचड़ से निकाला और कविता को राष्ट्रीय साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए और हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। स्त्रियों के लिए उन्होंने 1874 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नाम की पत्रिका निकाली थी और यह पत्रिका मात्र चार वर्षों तक चली थी। यह प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिए कि जो भारतेंदु ने 1874 में बाला बोधनी पत्रिका निकाली थी वो कितने वर्षों तक चली थी, तो आप उत्तर दीजिएगा 4 वर्षों तक चली थी। तो भारतेंदु में सभी गुण विद्यमान थे और अपने पत्रों के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता को जगाया। कविवचन सुधा जो पत्र था वो अपने समय का सर्वाधिक तेजस्वी पत्र था। कविवचन सुधा जो इनका पत्र था वो अपने समय का सर्वाधिक तेजस्वी पत्र था। इसी कारण उसे ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन होना पड़ा था, क्योंकि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसी के संदर्भ में लिखा था कि इसी पत्रिका में, ध्यान से सुनिएगा, इसी पत्रिका में भारतेंदु ने स्वदेशी वस्तुओं के व्यापार के लिए अपना प्रतिज्ञा पत्र छापा था। इसी में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ किया था। इसी में उन्होंने हिंदी के प्रचार और विकास के लिए आंदोलन किया था। कविवचन सुधा का एक एक पृष्ठ पवित्र है और एक दिन हिंदी भाषी जनता उसके ऐतिहासिक महत्व को अवश्य समझेगी।
तो भारतेंदु ने हिंदी पत्रकारिता का जो आदर्श उस समय प्रतिष्ठित किया था वह आज भी प्रासंगिक है। ये बहुमुखी थे और इस तरह जानिए कि इन्होंने पेनी रीडिंग तथा तदीय समाज नाम की 2 संस्थाएं चलाई और एक स्कूल खोला। दीन दुखियों की सेवा और साहित्य सेवा पर ये खूब खर्च करते थे। कई पुस्तकालयों और नाट्यशालाओं की भी इन्होंने स्थापना किया। इनके जो काव्य की विशेषता रही है वो यह विशेषता यह रही है कि ये प्राचीन अर्थात कह सकते हैं ईश्वर भक्ति या प्राचीन विषय पर काव्य लिखने के साथ साथ ये समाज सुधार, देश प्रेम और स्वतंत्रता जैसे नवीन विषयों पर भी ये कविताएं लिखते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय विचारों के यह देश प्रेमी व्यक्ति थे और इनका जो साहित्य है वो साम्राज्यवाद का विरोध करता है, देश की विषमता का चित्रण करता है, उसकी पीड़ा को व्यक्त करता है और उस विषमता को दूर करने की प्रेरणा देता है। इन्हीं गुणों के कारण आधुनिक साहित्य के प्रारंभिक दौर को भारतेंदु युग कहा जाता है। ठीक है, रचना के विषय में बात करेंगे तो देखिए इन्होंने सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखे और अनुवाद भी किया और कह सकते हैं कि हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। तो नाटक में देखिए जैसे इनके मौलिक नाटक में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अब इस नाटक में उन्होंने सामाजिक पाखंडों पर तीव्र प्रहार किया है। दूसरा नाटक है इनका विशस्य विषमौषधम, इसमें उन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ थे, गायकवाड़ के जो कुप्रबंध अर्थात उनकी जो अच्छी व्यवस्था नहीं थी उसी के कारण पदच्युत किए जाने तथा उसके स्थान पर सयाजी राव के प्रतिष्ठित होने के राजनीतिक घटना है इसमें। तीसरा इनका जो मौलिक नाटक है वो है भारत जननी, तो इसमें देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ उससे मुक्ति के लिए भी उसमें सुधार का संकेत किया गया है। अगला जो इनका नाटक है भारत दुर्दशा, यह इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। तो इसमें भारतेंदु ने अपने हृदय की संपूर्ण व्याकुलता अर्थात जो उनको कष्ट था इस नाटक में उन्होंने संपूर्ण हृदय के उद्गार को व्यक्त कर दिया है। इसके बाद इनका नील देवी नाटक है, तो ये ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी देश प्रेम की भावना से संपृक्त है। और इसके बाद इनका जो नाटक है अंधेर नगरी, यह नाटक तत्कालीन शासन पर बहुत बड़ा व्यंग्य है और कहा जाता है कि बिहार प्रांत के किसी बड़े जमींदार के अंधेर को देखकर भारतेंदु ने अंधेर नगरी नाटक की रचना की थी। उसके बाद इनका नाटक है श्री चंद्रावली, तो ये जो है वैष्णव धर्म से संबंधित नाटक है और इसमें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये उसी की इसमें प्रेम की सुंदर व्यंजना की गई है। अब देखिए इनके अनूदित नाटकों में, तो अनूदित नाटकों में इनके विद्या सुंदर जो नाटक है इनका, ये एक प्रेम कहानी है। उसके बाद इनका पाखंड विडंबन, इसमें वैष्णव धर्म की ओर लेखक का जो झुकाव है उसकी ओर संकेत करता है। फिर धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, ठीक, दुर्लभ बंधु, इस तरीके से इनके नाटक हैं। जैसे दुर्लभ बंधु में शेक्सपियर के जो सुप्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की कथा का जो है भारतीकरण किया गया है। भारतेंदु जी का एक उपन्यास भी है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें चंद्र प्रभा जो है आनंद विग्रह की लड़की है
और पूर्ण प्रकाश ये लखनऊ के कैनिंग कॉलेज का छात्र है। इसमें चंद्रप्रभा पूर्ण प्रकाश से प्रेम करती है, तो उसी की इसमें कहानी है। एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह उपन्यास उनका एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये अधूरी है और इसको अधूरा उपन्यास कहा जा सकता है, यह पूर्ण नहीं हो पाई। इतिहास ग्रंथों में देखा जाए तो बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम ये इनके इतिहास ग्रंथ हैं। इसी तरीके से इनकी जो कविताएं हैं, तो कविताओं में देखेंगे तो भारतेंदु ने ब्रज भाषा में कविता लिखी। प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, बकरी बिलाप, उर्दू का शापा, फूलों का गुच्छा। ध्यान रखिए, फूलों का जो गुच्छा इनकी काव्य है यह खड़ी बोली में है। फूलों का गुच्छा ये प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये किस में है? खड़ी बोली में है। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य लिखा अर्थात जो कविताएं की वो ब्रज भाषा में है, जो उन्होंने गद्य लिखा वो खड़ी बोली में है। अर्थात काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली। एक तरह से कह सकते हैं कि भाषा का द्वंद्व बना रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यात्रा वर्णन भी लिखा है, जैसे सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। और देखिए छात्रों कि इस तरह भारतेंदु इतने प्रतिभाशाली थे कि वे अपने ही समय में कविता वर्धनी सभा के जरिए, भारतेंदु जी जो है वो कविता वर्धनी सभा के जरिए समस्या पूर्तियों का आयोजन करते थे और इन्हीं का अनुकरण करते हुए कानपुर में रसिक समाज, आजमगढ़ में कवि समाज समस्या पूर्ति के सिलसिले को आगे बढ़ाया। और भारतेंदु जी जो है अपने समकालीन लेखकों का तो नेतृत्व किया ही, साथ ही आने वाले परवर्ती जो लेखक थे उनको भी इस युग में भाषा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। और इसीलिए अभी मैंने बताया कि पद्य के लिए ब्रज भाषा, गद्य के लिए खड़ी बोली। कह सकते हैं कि भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता थी प्राचीन और नवीन का समन्वय। इसीलिए वो कविता ब्रजभाषा में करते थे, गद्य खड़ी बोली। भक्ति और श्रृंगार की कविता लिखकर प्राचीन कवियों की परंपरा से जुड़ते हैं और नवीन ढंग की देशभक्ति समाज सुधार की कविताएं लिखकर नए कवियों का नेतृत्व करते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि भारतेंदु ने मध्यम मार्ग को अपनाया। आप भारतेंदु के साहित्य में देखेंगे तो द्वंद्व है, चाहे भाषा के स्तर पर भी और संवेदना के स्तर पर। देखिए जैसे कि इनके साहित्य में राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का द्वंद्व है। तो भारतेंदु जी अंधेर नगरी नाटक को देखिए, भारतेंदु जी चिंता प्रकट करते हैं, अंधाधुंध मचो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। तो भारतेंदु जी की चिंता यहीं नहीं समाप्त होती, ये धर्म और वर्ण व्यवस्था पर भी प्रहार करते हैं और लिखते भी हैं कि बहुत फैलाए हमने धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। इस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ईश्वर से भी गरीब भारतीय जनता की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। जैसा कि नील देवी नाटक में भारतेंदु जी ने कहा है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करि भारतवासी रोए। दरअसल देखिए भारतेंदु कृष्ण भक्त थे और राधा वल्लभी संप्रदाय में ये आस्था रखते थे। कह सकते हैं कि आगे चलकर हिंदी साहित्य का विकास जिस जिस दिशा में हुआ उस पर सबसे पहले भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकार चले थे।
भारतेंदु जी राष्ट्रीय चेतना को सबसे पहले पहचाना। भारतेंदु जी जो है वो राष्ट्रीय चेतना को सबसे पहले पहचाना। इसीलिए देखिए वो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित जरूर थे, लेकिन बाह्य आडंबरों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। अब अंग्रेजों का शासनकाल था, तो महारानी विक्टोरिया की तो ये प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो अंग्रेजों का जो शोषण था, जो भारतीयों का जो शोषण हो रहा था, अंग्रेज कर रहे थे, ये उसका अपनी रचनाओं के माध्यम से विरोध भी कर रहे थे। 1884 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बलिया में ददरी मेला के अवसर पर भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और बहुत ही सारगर्भित भाषण दिया था। और इस भाषण को सुनने के बाद यह पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं कि ये भारतेंदु के विचारों का निचोड़ था। इस तरह कह सकते हैं कि नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा जो स्वर था वो देशभक्ति का था। ठीक है छात्रों, फिर अगले क्लास में हम लोग व्याख्या को देखेंगे।